अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टॉपिक स्टडी कर लिया था जो था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड एक्शन पूरा देखा था, किस तरह से पूरे स्टेप्स होते हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम का हमने पूरा एक तरह से रोल देख लिया था, किस तरह से नर्व इम्पल्सेस ने मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है थ्रू आउट द बॉडी और किस तरह से उसने रिसेप्टर से लेके जाना है कोऑर्डिनेटर से तक और कोऑर्डिनेटर से लेके आना है इफेक्टर्स तक। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक एक तरह से कह लें कि नर्वस सिस्टम का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, वर्किंग देख ली है। अब आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम ही है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देखी थी, हम लोगों ने दो देखे थे। इसी दो टाइप्स होती है, एक होता है हमारे पास इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमंस की बात हो रही है, तो दूसरे जो हायर एनिमल्स आ जाते हैं उनको भी हम लोग ह्यूमंस के साथ ही एक तरह से मिलाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स फंक्शनिंग जितनी भी है सारा कुछ हमारी मिलती जुलती ही है एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हार्ड ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें हार्ड एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमंस आ सकते हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट्स है इसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे ख्याल में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इस बारे में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का तो पता होगा, स्पाइनल कॉर्ड का शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का शायद आप लोगों को आइडिया ना हो कि वो होता है कि सिस्टम ये ऐसा होता है कि जिसमें क्या आती है कि सारी नर्व्स आती हैं जिन्होंने निकलना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। आगे जितनी भी नर्व्स निकलेंगी ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आगे जितनी भी नर्व्स निकलेंगी और उन्होंने पूरी बॉडी पार्ट्स में जिधर तक भी फैलना है, ये सारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या है, सबसे पहले तो ये यूनिट है नर्वस सिस्टम का, इसको कहते, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें हमारी बॉडी में तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स कौन से होते हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वैसे अभी आप देख लें कि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ क्या है न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, रिसेप्टर्स में, इफेक्टर्स में, थ्रू आउट पूरी बॉडी में हर जगह जो है वो क्या है न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब न्यूरॉन्स होते क्या हैं, सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये आती है कि ये क्या होते हैं, ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं एक तरह से हर जगह बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है ना, इसी तरह न्यूरॉन्स भी क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं, जिन्होंने मैसेजेस को लेकर ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक या कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या है न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, उन्होंने क्या करनी है कंडक्ट करनी है नर्व इम्पल्सेस को, और नर्व इम्पल्सेस ने क्या करना है मैसेजेस लेने हैं और उसने पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी जाना है उसने ट्रांसपोर्ट करते जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की। अगर हम देखें कि उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस और जितना भी साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी में होता है। और सेल बॉडी से नीचे क्या होते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस निकलते हैं जिन्हें हम लोग डेंड्राइट्स या एक्सॉन्स कहते हैं। अब हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि न्यूरॉन का क्या काम है, उसने नर्व इम्पल्सेस को क्या करना होता है, कंडक्ट करना होता है।
अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, इन्होंने कंडक्ट करनी होती है इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं से मैसेज आया है ब्रेन के, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे मैसेज आया है, तो डेंड्राइट्स ने क्या करना है, उन्होंने इम्पल्सेस को लेना है और उसने सेल बॉडी के अंदर कंडक्ट करनी है, ठीक है। अब आगे क्या है, उस न्यूरॉन ने मैसेज ले लिया, कोऑर्डिनेटर ने को मैसेज मिल गया। अब आगे क्या हुआ है कि उसने मैसेज को आगे दोबारा इफेक्टर तक लेके जाना है। तो इफेक्टर तक लेके जाने के लिए क्या होगा कि नर्व इम्पल्सेस सेल बॉडी से निकलेंगी और बॉडी पार्ट जिसमें भी जाना है उसने उधर चले जाना है। वो कैसे निकलेगी, वो एक्सोन से निकलेगी। डेंड्राइट्स ने क्या किया है, नर्व इम्पल्सेस को लिया है, ठीक है, कंडक्ट खुद सेल बॉडी में किया है। और एक्सोन्स ने क्या किया, सेल बॉडी से कंडक्ट की है नर्व इम्पल्सेस को अवे, जिधर भी जो भी बॉडी पार्ट है वहां पे उसने ले जाना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि नर्व इम्पल्स होता क्या है। पहले तो ये साइड पे डेफिनेशन आप देख लें। ये क्या होती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं, एक वेव होती है एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, जिसने न्यूरॉन की पूरी बॉडी से ट्रैवल करना होता है, ठीक है। यानी कि उसने सिंपल सी बात है, सिग्नल ही लेके जाना है, जहाँ पे भी वो जाएगी उसने लेके जाने, मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल न्यूरॉन की डायग्राम बनी हुई है जो कि मोटर न्यूरॉन की है। मोटर न्यूरॉन कौन सा होता है, ये हम आगे जाके इसकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या है, जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि आपको ये किनारों में, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में आप देखें, ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। और सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ जो इतना पार्ट आता है ना, जिसमें डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, और बाकी ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला जितना ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सारा, ये है एक्सॉन, जो नीचे वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का। एक्सॉन ने क्या करना है, नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो अंदर ये जो सर्कल्स आपको ये इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं एक्सॉन के इर्द गिर्द, इन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। और श्वान सेल्स क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अभी जब हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो मैंने आपको कहा था कि नीचे जाके आपको मैं बताऊंगी कि न्यूरोग्लियल सेल्स कौन से होते हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं श्वान सेल्स, इन्हें हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ क्या होती है, कुछ न्यूरॉन्स में ऐसा होता है कि श्वान सेल्स ने ना एक फैटी लेयर सिक्रीट करनी होती है, सिक्रीशन करनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। अब माइलिन शीथ के दरमियान में आप देखिए, यहाँ पे आके सर्कल अंदर की तरफ जाता है, फिर अगला सर्कल बाहर की तरफ आता है। ये जो अंदर की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं ना, इन्हें हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। ये वाला क्या है, माइलिनेटेड पॉइंट्स है। और ये दरमियान में जो गैप है, या कह लें कि अंदर की तरफ जो श्वान सेल्स गए हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो हमारे पास माइलिन शीथ होती है, ये ज्यादातर क्या होती है, इंसुलेटर होती है। ज्यादातर नहीं बल्कि होती ही इंसुलेटर है, ठीक है। इसकी मतलब स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि ये इंसुलेटर होता है। इसी वजह से इसके इर्द गिर्द जो भी मेम्ब्रेन इसकी होती है, उसने नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करनी होती, माइलिन शीथ ने, ठीक है। ये बात यहाँ पे गौर से सुन ले कि जो माइलिन शीथ होती है, इसने इंसुलेटर होती है, और इसी वजह से इसके इर्द गिर्द जो भी क्या होती है, इसकी मेम्ब्रेन होती है, उसने नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करनी होती,
अब क्योंकि माइलिन शीथ ने क्या है कि उसने तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करनी। अब होता क्या है कि नर्व इम्पल्स ने क्या करना होता है, ये जो दरमियान में नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं ना, जिन्हें हम नॉन नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो नर्व इम्पल्सेस होती है वो एक नोड से निकल के जंप करती है दूसरे नोड की तरफ, फिर अगले में जंप करती है अगले नोड की तरफ। इसी वजह से इनको हम एक तरह से कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस, यानी कि जंपिंग इम्पल्सेस हो रही हैं। और ये क्यों होती हैं, ये नोड्स क्यों ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, ताकि नर्व इम्पल्सेस की स्पीड ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो सके। तभी तो इतनी जल्दी हमें जो है वो मैसेज मिल जाता है और फ़ौरन से हम लोग एक्शन रिस्पॉन्स दे देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है। अब ये तो हो गया सारा स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, उस डायग्राम में ही पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा अब न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब फंक्शंस के लिहाज से अगर हम देखें तो न्यूरॉन्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से ही पता लग रहा है कि इसने क्या कंडक्ट करनी है, इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन कंडक्ट करनी है, यानी कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट करनी है, एक ही बात है। ठीक है, फ्रॉम रिसेप्टर्स, जो भी रिसेप्टर है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि हम गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं, तो हाथ हमारा क्या है, इस केस में रिसेप्टर है। अच्छा, इसने अब सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या करना होता है, जो भी हाथ में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, इन्होंने मैसेज ट्रांसफर करना है फ्रॉम रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेटर्स में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक इसे मैसेज ट्रांसपोर्ट करना होता है। और इसके स्ट्रक्चर में अगर देखें तो एक ही डेंड्राइट होता है। ठीक है, ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसके अंदर देखा था कितने ज़्यादा हम लोगों ने डेंड्राइट्स बनाए हुए थे, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन्स में सिर्फ एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सोन होता है। आगे आते हैं हम लोग इंटरन्यूरॉन्स। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज पहुंच गया है। इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना होता है, यानी कि ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो एज हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेटर्स में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी है जो भी सेंसरी न्यूरॉन से आई है, उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसने क्या करना है, आगे स्टिमुलेट करनी है मोटर न्यूरॉन। और इसके स्ट्रक्चर में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसने स्टिमुलेट कर दी है मोटर न्यूरॉन। तीसरी कैटेगरी ही हमारी न्यूरॉन्स की आती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है, उसे इंफॉर्मेशन लेनी है इंटरन्यूरॉन से और उसने जो है वो इफेक्टर्स की तरफ जाना है, जो भी मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो इसने क्या करना है, इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसने मैसेजेस को लेना है और इफेक्टर्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है। इसके स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्सोन एक ही होता है। ऊपर जो डायग्राम बनाई थी वो इसी वजह से मैंने मोटर न्यूरॉन की बनाई थी कि उसके अंदर अगर आप देखें सेल बॉडी में बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं लेकिन नीचे एक्सोन एक ही है, इसी वजह से वो मोटर न्यूरॉन है। अब हम बात करते हैं नर्व की। नर्व क्या होता है, नर्व होती है जो भी अगर हम सेवरल एक्सोन्स का यूनियन बना दें, यानी कि इकट्ठा कर दें, एक तरह से सारे न्यूरॉन्स के नर्व्स को इकट्ठा कर दें, सारे न्यूरॉन्स के एक्सोन्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये नर्व होती है। और नर्व के इर्द गिर्द क्या होती है, कवरिंग होती है जो कि लिपिड से मिलके बनी होती है। अब हम लोग इसमें न्यूरॉन्स नर्व्स ने किस तरह से बनने हैं, जब हमारे पास एक्सोन्स ने इकट्ठे होने तो नर्व्स बनती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन्स के लिहाज से ही हम देखेंगे कि नर्व्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सोन्स ने मिलके तो नर्व्स बनानी है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे ही नर्व्स हमारे पास देखते हैं कि नर्व्स किस तरह की होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है सेंसरी नर्व्स, जिनके अंदर एक्सोन्स होंगे सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के। ठीक है, वो होंगी सेंसरी नर्व्स।
मोटर नर्व्स कौन सी होंगी? जिसके अंदर सारी एक्सोन्स होंगी सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स की। तीसरी कैटेगरी आती है मिक्स्ड नर्व्स, जिसके अंदर एक्सोन्स हो सकते हैं सेंसरी के भी होंगे और मोटर के भी होंगे। उन दोनों की जो हमारे पास मिक्सचर होगा एक्सोन्स का, वो मिक्स्ड नर्व्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक इतना था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देखा है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि दो इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन दोनों का क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन देखिए, इसके सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे हैं, फिर उसके बाद इसके फंक्शंस देखे हैं। अनलाइक ऑर्डिनरी सेल्स, मैच्योर्ड न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड। जो भी बाकी के सेल्स अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ नर्व सेल्स तो नहीं ना है, बाकी भी बहुत ज्यादा वो हैं, क्या कह लें, सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, लेकिन बाकी सेल्स की तरह ये जो मैच्योर न्यूरॉन्स होते हैं इन्होंने डिवाइड नहीं करना होता है। बट ए प्रोटीन कॉल्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रमोट्स द रीजनरेशन ऑफ द ब्रोकन नर्व सेल्स। अच्छा, अब इनकी डिवीजन नहीं होती इन सेल्स की, ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या होती है कि एक प्रोटीन है जिसे हम लोग नर्व ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसने क्या करना होता है कि अगर कोई नर्व सेल हमारे पास टूट गया है, ब्रेक हो गई है, तो उसकी ये रीजनरेशन कर सकती है। द डीजेनरेटिंग ब्रेन सेल्स कुड बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अगर हमारी ब्रेन सेल्स की डीजेनरेशन हो गई है तो उस केस में हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं, किससे? बाय एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। ठीक है, मतलब हम नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली हो सकती है। अच्छा, नर्व इम्पल्स की क्या डेफिनेशन है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी ये बोल्ड हुए हैं ये सारे आपने याद करने, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर हमने नर्व के बारे में डिस्कस किया। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ मेनी न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप एनवेलप्ड बाय मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन। कुछ हमारे पास पार्ट्स आते हैं बॉडी के जिसमें सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी हुई होती हैं और वो एनवेलप्ड भी हुई होती है, उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन भी होती है, उसे हम लोग गैंग्लियन कहते हैं। नर्व की हम लोगों ने बात की थी कि जिसमें एक्सोन्स इकट्ठे होते हैं और उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से मिलके बनी होती है। लेकिन अगर किसी की कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है कि सेल बॉडी से इकट्ठी हो जाती हैं और उसके इर्द गिर्द जो उनकी कोटिंग भी हुई होती है विद द मेम्ब्रेन, और इनको हम लोग कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है, तो हम लोग का आज टॉपिक बस इतना ही था। ये मैंने आज जितना भी पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट ज़्यादातर एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसकी डायग्राम लाजमी तौर पर आपने याद करनी है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है। इसका स्ट्रक्चर बताएं और टाइप्स बताएं, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, डायग्राम लाजमी करनी है। ठीक है, और बाकी जितनी भी अंदर चीज़ें ये जो बोल्ड हुई होती हैं ये सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs के लिए ये लाजमी आपने याद करनी होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर सारे नोट्स पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।